Today we are going to revise our next chapter, that is Lost Spring by Annie Jung. This chapter is divided into two parts. The first part is sometimes we find a coin in the garbage. In that segment, Annie Jung describes the rag pickers. रैग पिकर्स हैं वो जो नरेटर है एनिस जंग आपकी, वो विजिट करती है रूरल एरिया की, खासतौर पर दिल्ली में जो स्लम एरिया है, सीमापुरी का एरिया है, वहाँ पर वो विजिट करती है। तो वहाँ कुछ रैग पिकर्स जो दिखाई देते हैं और उन रैग पिकर्स में से वो एक बच्चे से पूछती है कि वो रैग पिकिंग क्यों करते हैं, वो स्कूल क्यों नहीं जाते या उन्हें ये काम क्यों करना पड़ता है। तो उनका जवाब था क्योंकि उनके आसपास कोई स्कूल नहीं है और उनके पास अर्निंग की कोई और सोर्स नहीं है। और ये पूछे जाने पे कि उनका जो पुश्तैनी घर है वो कहाँ पे था या कहाँ से वो लोग यहाँ पर आए हैं, तो उन्होंने बताया कि वो दे हैव कम फ्रॉम बांग्लादेश, द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। बट ये जो ग्रीन फील्ड है इट फेल्ड टू प्रोवाइड देम ग्रेन टू फिल देयर स्टमक। इसी कारण से उन्होंने इस एरिया को छोड़ करके तो एनी जंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछती है कि वो ये काम क्यों करते हैं और उनका जवाब था कि क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। सेकेंडली शी आस्क्ड वन मोर क्वेश्चन टू वन ऑफ द रैग पिकर्स कि व्हाई डोंट दे गो टू स्कूल। और बच्चों का जवाब ये था कि देयर इज नो स्कूल नियर बाय, व्हेन दे विल बिल्ड वन ही विल गो। तो नरेटर ने इसमें एक जॉकिंग करते क्वेश्चन किया कि अगर इफ इज ओपन ए स्कूल विल दे कम, और नहीं यस ऑफ कोर्स। और कुछ दिन बाद ही बच्चे इसको इतना लिटरली सीरियस लेते हैं कि कुछ दिन बाद बच्चा एनी जंग के पास दौड़ते हुए जाता है एंड ही आस्क्ड इज द स्कूल रेडी। तो यहाँ पे नेट एम्बेरस फील करती है, ह्यूमिलेटेड फील करती है फॉर हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेड, क्योंकि उसने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया था जिसका कोई मीनिंग नहीं था। तो यहाँ पे नेट का क्वेश्चन था कि वो स्कूल क्यों नहीं जाते और उसने एक प्रॉमिस किया उनसे जिसका कोई उद्देश्य नहीं था, मीनिंग नहीं था उसका, क्योंकि शी वॉज नॉट गोइंग टू बिल्ड ए स्कूल बनाने वाली वो नहीं थी। एक बच्चे ने उसको सीरियस लिया और उसके पास दौड़ते हुए क्या आपका स्कूल तैयार है। तो यहाँ पे नेट थोड़ा सा एम्बेरस फील करती है फॉर हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेड। तो उसकी जो अक्वेंटेंस है, जानकारी है और उसकी जो विजिटिंग हैबिट है, घूमते घूमते विद इन ए मंथ शी कम टू रिकॉग्नाइज ऑल ऑफ देम, उनके चेहरा पहचानने लगी है। और उनमें से एक बच्चे को उसने नाम पूछा तो उसने नाम बताया अपना साहिब। जब पूरा नाम पूछा गया तो उसने बताया कि उसका पूरा नाम है, द फुल नेम ऑफ साहिब इज साहिब आलम। अगर साहिब आलम का हम इंग्लिश में मीनिंग देखें तो होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और अगर साहिब को इसका मीनिंग पता हो तो शायद वो नाम पे बिलीव नहीं कर पाता कि उसका नाम रिप्रेजेंट करता है साहिब आलम को एंड ही वाज जस्ट ए रैग पिकर। तो दिस इज आयरनी इन हिज नेम। ये जो रैग पिकर्स हैं बेसिकली बेयरफुट ही वॉन्डरिंग करते हैं, घूमते रहते हैं। तो नेटर ने एक और क्वेश्चन किया कि व्हाई डोंट दे पुट ऑन चप्पल, शूज एंड स्लीपर्स। तो उनका आंसर था, एक्चुअली एक्सक्यूज था कि उनके पास शूज हैं, स्लीपर्स हैं, लेकिन मदर उन्हें सेल्फ से नीचे उतार के नहीं देती है, इसी कारण वो इसको पुट ऑन नहीं कर पाते हैं। तो एक दूसरे बच्चे ने इसको काटते हुए बात को कहा कि अगर वो उतार भी देंगे सेल्फ से नीचे तो ये पहनेंगे नहीं, बिकॉज इट्स अ ट्रेडिशन अमंग देम टू गो अबाउट बेयरफुट। ये उनका एक ट्रेडिशन बन चुका है कि वो बेयरफुट घूमते रहते हैं। और नरेटर यहाँ पे थोड़ी हैरान होती है कि क्या ये ट्रेडिशन है या फिर कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ पॉवर्टी है, या सिर्फ ये एक्सक्यूज है इस पॉवर्टी से बचने का, शो ना करने की वो गरीब है। तो इस इम्पोर्टेंस शूज की इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए उसने एक स्टोरी, उदीपी से एक स्टोरी यहाँ पे नरेट की है, जहाँ पे एक प्रिस्ट का लड़का है, प्रिस्ट का लड़का, इसलिए टेम्पल और स्कूल दोनों अटैच्ड हैं। तो जाते हुए तो प्रेयर करता है टेम्पल में कि हे ईश्वर मुझे एक पेयर ऑफ शूज दिलवा दो, यानी ही वाज मेकिंग प्रेयर फॉर गेटिंग ए पेयर ऑफ शूज। और पेयर ऑफ शूज की प्रे करनी पड़ रही है, हम प्रे किसके लिए करते हैं, जो चीज़ हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे शूज़ की इंपॉर्टेंस को दिखाया गया है। उस वक्त ये जो शहर था बिल्कुल वाइल्डनेस में था, एकांत, लोनलीनेस, वहाँ पे कोई ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी।
आज से 20-30 साल बाद फिर स्टोरी को नरेट करती है कि अब जो नए प्रिस्ट हैं वो प्लास्टिक चेयर्स का यूज करते हैं, बच्चा आता है बैग लेकर के सोफे पे डालता है और वो पेयर ऑफ शूज पहने हुए हैं। तो कुछ सिचुएशंस अब कंट्रोल में है, चेंज हो गई है, लेकिन उसमें उसने एक और छोटी सी बात ऐड की है कि एक बच्चे ने प्रेयर और की थी। वो कब? जब उसे पेयर ऑफ शूज मिला था और उसने कहा कि लेट मी नेवर लूज देम, कि ये पेयर ऑफ शूज मुझसे कभी जुदा ना हो, अलग ना हो। तो इन दिस वे से ट्राई टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ शूज फॉर द रैग पिकर्स। और उनकी नेटिव जो एक्वेंटेंस है, पहचान है इन रैग पिकर से, वो उसे ले जाती है उस एरिया में जो दिल्ली का स्लम है, सीमापुरी एरिया में। सीमापुरी में अराउंड 10 to 20,000 फैमिलीज वहां पे लिविंग कर रही हैं। बेसिकली दीज आर स्क्वेटर्स, ये सभी स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर्स वो पीपल हैं जो बिना परमिशन के इंडिया में एंटर कर जाते हैं फ्रॉम बांग्लादेश और यहाँ पे टेम्परेरी विदाउट एनी आईडी प्रूफ वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो उस वक्त वो बिल्कुल वायलेंटनेस था, पॉपुलेशन नहीं थी, लेकिन अब उसमें वो ज़्यादा पॉपुलेशन है। वहाँ 20,000 जो फैमिलीज हैं वो रह रही है। हालांकि सीमापुरी दिल्ली में ही है, लेकिन दिल्ली से मीलों दूर है। मेटाफोरिकली हम कहें तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि दिल्ली, सीमापुरी इज इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली बट माइल्स अवे फ्रॉम इट। तो इसे मीलों की दूरी पे है। इन केस ऑफ एजुकेशन, फैसिलिटीज एंड द स्ट्रक्चर, जो दिल्ली का स्ट्रक्चर है, इंफ्रा है, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे ना ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, सीवरेज सिस्टम नहीं है, लेकिन वो लोग रह रहे हैं बिल्कुल प्रीविलेज स्टेज के अंदर, जैसे पुराने ज़माने में लोग रहते थे, भीड़ की तरह वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो यहाँ पे नरेटर ने एक और ग्रुप ऑफ लेडीज से बात की, लेडीज जिन्होंने बिल्कुल टैटर्ड साड़ी पहनी हुई है, बहुत ही खराब हुई साड़ी, फटी हुई साड़ी पहनी हुई है। तो उनसे पूछा कि वो यहाँ पे क्यों आए और ग्रीनफील्ड को छोड़कर वो यहाँ पे आए, क्या रीज़न है इसका। तो उन्होंने बताया कि वो ग्रीनफील्ड जहाँ पे स्टॉर्म्स आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं और फ्लड आती है बहुत सारी, उन्हें भरपेट खाना नहीं मिल पाता, दे कैन फील देयर टमी। और वो कहते हैं कि अगर शाम के समय वो अपना पेट भर के सो जाते हैं, जहाँ पे उनका घर नहीं है, वो स्क्वेटर कर रह रहे हैं, तो वो यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय कि अपने ग्रीनफील्ड ऑफ ढाका में रहने के। तो इस तरह से ये जो स्टोरी फैब्रिकेट की है, उसमें कुछ बात उसने ऐड किया कि जो साहेब नेक्स्ट विजिट में क्या होता है कि एक ग्राउंड के बाहर खड़ा हुआ है जहाँ टेनिस का कोर्ट बना हुआ है, उसने भी वही वाइट शर्ट और टी शर्ट पहनी हुई है, शूज़ पहने हुए हैं, शूज़ जिसमें एक होल है, लेकिन शूज़ विद अ होल डजंट मैटर फॉर देम। रियलिटी ये है कि वो एक डिस्कार्डेड शूज़ है किसी बच्चे के, जिसने उसको पहने से रिफ्यूज़ कर दिया, पर इनके लिए ड्रीम कम्स ट्रू, इनके लिए शूज़ मिलना ड्रीम कम्स ट्रू है, सपनों का साकार होने जैसा है। हालांकि गेम इनकी पहुंच से दूर है, फिर भी वो कहता है कि जो उसका पियन है वो उसे ग्राउंड में घुसने देता है, स्विंग है वहाँ पे, झूला झूलने देता है और वो एंजॉय करता है और वो खुद भी सिंग करता रहता है जो भी उसकी पसंद के गाने हैं उसको। इस तरह से इम्पोर्टेंस दिखाई गई है कि क्या शूज़ इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पॉवर्टी की इंडिया में स्पेशली, तो यस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ दिन बाद नेक्स्ट मीटिंग में साहेब को दिखाया गया, तो साहेब यहाँ पे एक कैनिस्टर लेकर के रोड के साइड में जा रहा है। तो नरेट ने पूछा कि ये कैनिस्टर किसका है, और उसने एक इशारा करके बताया कि इट बिलोंग्स टू द शॉपकीपर, टी स्टॉल ऑनर, जिसकी टी स्टॉल है उसके लिए काम करता है। नाउ ही इज पेड 800 रुपीज पर मंथ एंड 3 टाइम्स ऑफ मील। यहाँ पे नरेट का क्वेश्चन बहुत ही स्टिक क्वेश्चन कि क्या वो खुश है, because he observed that he has lost his carefree look. Now he has become servant. Earlier he was the owner. Doesn't matter he was picking rags or something else. तो कैनिस्टर बहुत हल्का था, लेकिन उसको उठाने में उसको बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो he was not, in spite of being paid, he was not satisfied. क्योंकि पहले जो प्लास्टिक का जो बैग था जो काफी हैवियर होता था, उसे वो बड़ा लाइटली ऑन हिज शोल्डर पिक करता था, लेकिन क्योंकि वो उसका अपना था और कैनिस्टर बिलोंग्स टू द शॉपकीपर, टी स्टॉल ऑनर। तो नाउ ही हैज लॉस्ट हिज केयरफ्री लुक, ही इज नॉट हिज ओन मास्टर, वो अपनी मर्जी का मालिक अब नहीं रह गया है। तो ये उसका फर्स्ट पार्ट था। नाउ वी कैन आल्सो डिस्कस द सेकेंड पार्ट, आई वांट टू ड्राइव ए कार। ये जो सेकेंड पार्ट है ये उन फिरोजाबाद के उन लोगों के लिए है जो यूपी से
यूपी में जो ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री है, जहाँ पे ऑलवेज बैंगल मेकिंग प्रोसेस चलती रहती है, उस ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज आर एंगेज्ड, सभी फैमिली बैंगल मेकिंग में एंगेज्ड है। और वहाँ पे चारों तरफ आप देखेंगे तो चुड़िया आपको दिखाई देंगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री है कितनी हार्मफुल है, क्योंकि इनका जो वर्किंग स्टाइल है वो बड़ा डिफिकल्ट है। तो इस तरह की जो वर्किंग स्टाइल में उन्हें हॉट टेम्परेचर पे डिंजी सेल्स में डार्कनेस होती है, और ये बच्चे अपनी फैमिलीज के साथ में बैठे होते हैं, सामने उनके एक फ्लिकरिंग लैंप रखा होता है और वो ग्लास वेल्ड करते रहते हैं। इस तरह की फैमिली है। तो यहाँ पे मुकेश की बात करें कि मुकेश नाम का एक लड़का है, जब वो बात करता है तो वो नरेटर से बात करते हुए कहते हैं आई वांट टू ड्राइव ए कार, आई वांट टू बी मैकेनिक, और वो नरेटर को अपने घर ले जाने के लिए रेडी हो जाता है, वॉलंटियर होता है, उसकी आंखों में चमक आती है। तो जिस घर की हम बात कर रहे हैं वो घर कैसा है, जो रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। झोपड़ियाँ हैं, उसमें भी आधी तरफ थैच रूफ है, छान डली हुई है, आधी पे नहीं है, और जो वॉल्स है वो ब्रेकिंग है, टूटी हुई है, और इवन जो डोर है वो वुबली है, मूविंग डोर है, हिलता है। तो जैसे ही वो उस गली से निकले, जो कि स्टिंकिंग लेन्स हैं, उन्हें बदबू आती है, गलियों से निकले, बहुत ही खराब सा वहाँ पे गार्बेज गिरा रहता है, और स्टिंकिंग स्मेल, एक बदबू वहाँ से निकलती रहती है। तो ऐसे ही घर के अंदर जाकर के वो लोग रुकते हैं, उन्हें डोर को, इल मैनर्ड लोग हैं, उन्होंने उसको ठोकर मार करके, किक करके दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। तो जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ पे एक लेडी बैठी, बहुत ही थिन एजाइल कमजोर सी महिला है, जो कि मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ है। नाउ शी इज इन चार्ज ऑफ 3 men, मुकेश फादर, मुकेश हिमसेल्फ and his brother, and she is already getting the respect of the daughter-in-law in the family. बहू के रूप में उसको रिस्पेक्ट मिलने लग जाती है। तो जैसे हमारी ट्रेडिशन है कि एल्डर मैन एंटर करता है तो जो बहुएं होती हैं वो अपने फेस पे वेल कर लेती हैं, घूंघट डाल लेती हैं। तो इस केस में जो बैंगल मेकर है, जो एल्डर है, वो एक कमजोर सा इम्पावरिश बैंगल मेकर है, जिसने सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग ही की है और कुछ नहीं। यहाँ जो मुकेश कैरेक्टर है, मुकेश की फैमिली है वो फैटलिस्ट है, बिलीव इन फेट, भाग्यवादी है, भाग्य में भरोसा करने वाली एक महिला है। यहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर बैठी हुई है, वो कहती है कि क्या गॉड गिवन लिनेज भी ब्रोकन की जा सकती है। जो पेशा हमें भगवान ने दिया है, लिनेज में मिला है, हमारी फैमिली से आता है, क्या उसे हम चेंज कर सकते हैं। वो महिला फैटलिस्ट है, तो मुकेश को यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी टू चेंज हिज प्रोफेशन, क्योंकि उसका प्रोफेशन चेंज करने का मूड है और वो एक ड्राइवर या मैकेनिक बनना चाहता है। तो स्टोरी को ऐड करने के लिए यहाँ पे बेंगल्स की इंपॉर्टेंस दिखाने उसने नेटर ने एक और स्टोरी ऐड की है कि एक बुजुर्ग महिला के साथ में एक लड़की बैठी है सविता नाम की, और वो अपनी दादी की हेल्प कर रही है, ग्रैंड मदर की हेल्प कर रही है बैंगल मेकिंग में। तो यहाँ पे वो सरप्राइज होती है कि क्या इस लड़की को इन बैंगल्स की सैंक्टिटी, जो पायसनेस है, जो पवित्रता है, उसके बारे में पता भी है। और वो बताती है कि हाँ, उस लड़की को पता चलेगी जब वो एक दिन दुल्हन बनेगी, उसके हाथ हीना से रंगे जाएंगे, मेहंदी से रंगे जाएंगे, और एक लाल जोड़ा पहनाया जाएगा, और जो बैंगल्स है उसकी रिस्ट में रोल कर दी जाएंगी। देन शी विल कम टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज बैंगल्स इन द मैरिजेस इन स्पेशली इन हिंदू रिलीजन। तो ये जो बुजुर्ग महिला बैठी है, अब यहाँ हम इसकी हैजार्ड्स की बात करते हैं, वर्किंग इन बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री की जो महिला है। तो ये जो महिला है, बुजुर्ग महिला है, there is no light in eyes, it means she is blind now, but she has bangles in her wrist. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रिस्ट में पलाइयाँ होना इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आंखों में रोशनी ना होना। तो इन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में काम करते करते जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, these are very hazardous, very harmful for the eyes, and they become blind before they get adult even. तो ये महिला कहती है कि इतना काम करने के बावजूद भी एक टाइम शेर पर खाना भी नहीं खाया। उनका एक्सप्रेशन ये कि कभी उन्होंने स्टमक फिल खाना नहीं खाया, भरपेट खाना नहीं खाया है। और जो एल्डर वन है इस फैमिली में, उसने सिर्फ अपने 2-3 करियर, फर्स्ट एज ए टेलर, देन एज ए बैंगल मेकर, उसने इतना काम कर लिया है कि अपनी फैमिली के लिए एक घर बना दिया है। घर भी कैसे, एक स्लम, एक झोपड़ी बना दी है जिसमें लोग रहते हैं। इस तरह का उसकी अर्निंग है,
दैट्स व्हाट दे हैव रीप्ड आफ्टर वर्किंग इन बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री थ्रू आउट देयर लाइफ। सारा जीवन काम करके उन्होंने यही कमाया है कि एक छत बना दी है उनके लिए, एक घर बना दिया है जो कि झोपड़ी ही है रियल में। तो यहाँ पे बात होती है ड्राइवर बन पाएगा या मैकेनिक बन पाएगा। तो मुकेश यहाँ पे डिटर्मिनेशन शो करता है, डिटर्मिनेशन शो करता है कि यस आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, आई विल गो टू गैराज। नेट कहा कि गैराज तो बहुत दूर है आपसे यहाँ से, तो उसने आई विल वॉक, कि मैं यहाँ से वॉक कर लूंगा। इस तरह की यहाँ पे चीजें शो की गई है। बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री एक अजीबोगरीब इंडस्ट्री है जहाँ पे जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी ज्यादा अर्निंग इन लोगों को नहीं हो पाती है, क्योंकि जो मिडल मैन है, बिचौलिए होते हैं, वो इनका सारा प्रॉफिट गेन कर जाते हैं, इन्हें प्रॉफिट नहीं लेने देते। इनसे चीप रेट पे परचेज करके या जो ठेकेदार है उनसे चीप रेट पे काम करवा करके सारा प्रॉफिट वो खा जाते हैं। तो यहाँ पे एक बात आती है टू एक्सटिंक्ट वर्ल्ड, दो अलग अलग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, डिस्टिंक्ट वर्ल्ड की बात करते हैं। कि एक वर्ल्ड तो उनका है जिसमें मिडल मैन, ब्यूरोक्रेट, पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ द लॉ, द पॉलिटिशियंस, जो इन्हें फोर्स करते हैं काम करने के लिए। और दूसरा वर्ल्ड है इन पुअर बैंगल मेकर्स का, जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, इनकी तरफ इंडिफरेंस रहा है सारा एटीट्यूड, इवन गवर्नमेंट का भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। तो इस तरह का एटीट्यूड है। अब यहाँ पे क्या है कि उन्हें काम करना पड़ता है बैंगल मेकिंग में, क्योंकि दे आर बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकिंग। तो जो कास्ट का स्टिग्मा है, जो कलंक है कि जिस कास्ट में, जो हमारा ट्रेडिशन रहा है कि जिस कास्ट में या जिस क्लास में लोग जन्मे हैं उस तरह का काम उन्हें करना पड़ता है। तो ये प्रोफेशनल है फैमिली लाइनअप से। इसी तरह से तो मुकेश का जो सिस्टम है वो डिफरेंट है, क्योंकि नया प्रोफेशन स्टार्ट करने के लिए चाहिए डेयरिंग, और इनकी लाइफ में डेयरिंग कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑल आर अनएजुकेटेड, किसी में कोई नहीं है। तो एक ग्रुप ऐसा ही है जिससे लीडर ने बात की कि व्हाई डोंट दे ऑर्गेनाइज इनटू कोऑपरेटिव, क्यों अपने आप को अरेंज कर लें, ऑर्गेनाइज कर लें, कोऑपरेटिव में बना लें ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो उनका कहना ये कि हमारे में कोई लीडर नहीं है वो कैन सी थिंग्स डिफरेंटली, जो हमें अलग तरह से बता सके चीज़ों की इंपॉर्टेंस, क्योंकि कोई पढ़ा लिखा नहीं है। तो दे हैव टू फॉलो द मिडल मैन एंड द कॉन्ट्रैक्टर्स, जिनके लिए लोग काम करते हैं। और अगर वो कोशिश करते हैं, अगर वो अपने आप ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, तो इनका मानना है कि पुलिस विल ड्रैग देम, होल्ड देम, बीट देम एंड पुट देम बिहाइंड द बार, कि पुलिस इन्हें पकड़ेगी, घसीट कर ले जाएगी और बार के पीछे डाल देगी, सलाखों के पीछे डाल देगी। इस तरह का यहाँ पे सिस्टम है। तो यहाँ पे बात करते करते डायरेक्टर ने एक और अजीबोगरीब सा क्वेश्चन किया कि वो सिर्फ कार्स के बारे में सोचता है, एयरप्लेन फ्लाई करने के बारे में भी सोचता है। अब क्योंकि फिरोजाबाद में एयरप्लेन फ्लाई करती हैं, तो यहाँ क्वेश्चन किया गया कि क्या वो एयरप्लेन फ्लाई के बारे में भी सोचता है। तो इसका रिस्पॉन्स था नेगेटिव, क्योंकि वो नीचे देखने लग जाता है कि उसने कभी एयरप्लेन यहाँ पे फ्लाई करते हुए देखे नहीं, स्मॉल टाउन है, ज़्यादा एयरप्लेन दिखाई नहीं देंगे। हाँ, उसने कार जरूर देखी है जो हर्टलिंग करती है, तेज स्पीड से स्ट्रीट से होकर गुजरती है। तो ही ऑलवेज ड्रीम्स ऑफ ड्राइविंग ए कार, बी ए मैकेनिक। बट जो नीचे का ग्राउंड तरफ वो देख रहा है उससे उसको एम्बेरसमेंट फील हो रही है, और ये एम्बेरसमेंट अभी तक एक हेटर में कन्वर्ट नहीं हुई है। वो अपने आप से नफरत नहीं कर रहा है, वो सेटिस्फाइड है कि मैं मैकेनिक ही बन जाऊं। इस तरह के जो पॉवर्टी स्ट्रिकन कम्युनिटीज हैं, दो तरह की, रैग पिकिंग है, बैंगल मेकिंग बताया गया है। तो यहाँ पे हमने स्टोरी को पूरी तरह से एग्जीक्यूट किया है कि पॉइंट के हिसाब से बताया गया है। जो भी स्टूडेंट जिन्होंने पहले हमारा ये चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा है, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा है, वो स्टोरी देख करके और PDF से जो क्वेश्चन हमारे उन्हें देख करके आराम से सॉल्व कर सकता है। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड कि 27 अप्रैल को आपका UT होना है, और इसमें पहले 2 चैप्टर और 1 पोएम और साथ में नोटिस होंगे राइटिंग स्किल से, वो आने वाले हैं। तो बी रेडी, कीप प्रिपेयरिंग फॉर द UT। I hope you are enjoying the video, you are watching them, you are learning from them and paying attention towards English। और अगर नहीं तो UT आ गए, अपने आप को थोड़ा अलर्ट करो और प्रिपरेशन में लग जाइए, गेट योर लाइन। और अपनी जैसे ही आपकी तैयारी हो आप UT दें अच्छे से, जैसे हम क्लासेस में होते थे तब दिया करते थे, सेम उसी तरह से आप लोग अपने UT देने के लिए तैयार हो जाएं। I hope
you will pay attention to what my words. Okay, that's all for today. Till then, keep watching the videos. Stay home, stay safe. Thank you.